हेलो एंड वेलकम टू सोशल साइंस सिंप्लीफाइड विद मी प्रियंका। तो हम अभी भी चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का लेक्चर उसी सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं एंड यू विल गेट द लिंक टू द प्रीवियस लेक्चर्स। सो इन दिस लेक्चर टुडे वी विल सी कि नेपोलियन जब फ्रांस में पावर पे राइज हुआ, जब वो मोनार्क बना फ्रांस का वापस से, तो उसने फ्रांस के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चेंजेस वो लेकर आया। हम शुरुआत करेंगे द वेरी इंपॉर्टेंट चेंज ऑफ नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804, जिसको सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहा जाता है। इसको सिविल कोड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो लॉज थी ये प्राइमरीली सोसाइटी में बदलाव के ऊपर एम्ड थी। So what were these changes that he brought in through this law which is called Civil Code of 1804 और Napoleonic Code of 1804। सबसे पहला चेंज ये था कि नेपोलियन ने सारे बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस जो थे वो ख़त्म कर दिए। जो पहले अमीर गरीब के बेसिस के ऊपर प्रिविलेजेस हुआ करते थे, आपने जैसे पढ़ा था कि फ्रांस में क्लर्गी थी, नोबेलिटी थी, अलग अलग एस्टेट्स थी और अलग अलग एस्टेट्स के अलग अलग प्रिविलेजेस थे जिसमें कॉमन जनता का कोई प्रिविलेज नहीं था। उन सब बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस को नेपोलियन ने इस लॉ से ख़त्म कर दिया था। Next important change that he brought in through this law was equality before law। अगर एक थीफ चोरी करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। नेपोलियन ने कहा अगर ये चोर राजा है या रंग है, अमीर आदमी है या गरीब आदमी है, अगर ये प्रूव हो गया कि उसने चोरी की है तो दोनों के लिए सजा सेम है। कानून की नज़र में हर एक इंसान सेम है irrespective of where they are born। He brought in equality before law and he also secured right to property। पहले सिर्फ एस्टेट 1 और एस्टेट 2 के लोग जो थे उनके पास प्रॉपर्टी बनाने रखने का अधिकार था, उनके पास प्रिविलेजेस भी उन्हीं के पास थे। तो थर्ड एस्टेट कभी प्रॉपर्टी बना ही नहीं पाती थी, रखी नहीं पाती थी। दे वर कॉन्स्टेंटली स्ट्रगलिंग टू मेक देयर एंड्स मीट। Now Napoleon declared that anyone who can work, earn enough money to buy a property, secure a property, then they have right to that property and nobody can take away that property. Everybody has right to property. So these were important changes, 3 important changes that Napoleon brought through Napoleonic Code of 1804, which is also called Civil Code of 1804। तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्वेश्चन में नेपोलियनिक कोड पूछा जाए या सिविल कोड पूछा जाए, आपको यही 3 पॉइंट्स उसके अंदर लिखने हैं। अब नेपोलियन ने केवल सोसाइटी में बदलाव नहीं किया, नेपोलियन ने फ्रांस की इकोनॉमी में भी बहुत बदलाव किया। ही ब्रॉट सम इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन द इकोनॉमी ऑफ फ्रांस टू। First of all, he abolished the feudal system in France। What is feudal system? जिसको आप एक तरीके से जमींदारी सिस्टम मान सकते हैं। जमीन किसी और की, उस पर मेहनत करने वाला किसान कोई और। So he abolished that system of labor farmers and owner farmers, that somebody will be the owner of the land and somebody will do the labor on that land। He ended that feudal system and he freed the farmers from that forced labor that they were made to do on those farms। Another important thing that he did was improve transport and communication। अगर किसी भी देश का ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल दें, कई लोग ये कहते हैं इतनी सड़कें बनने की क्या ज़रूरत है, इतने हाईवे बनने की क्या ज़रूरत है। सड़कें हाईवे बनने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अगर आपका देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके देश की इकोनॉमी भी बेटर होगी। एक ट्रक अगर टूटी फूटी सड़क पे चल के किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है और वही ट्रक अगर एक अच्छी सड़क पे चल के सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा रहा है तो उसमें ट्रक का फ्यूल बचेगा, माइलेज बेटर होगी, टूट फूट कम होगी और शायद ज़्यादा ट्रिप्स हो पाएंगे। These things may appear small if we look at them like this, but overall in the larger picture they make a huge difference to a nation's economy, and that's why you will see that all the developed countries in the world have
outstanding infrastructure in terms of their highways, in terms of their transport. You see the roads and super highways across the world. That is the difference that they have with developing countries. That developing countries do not have that kind of infrastructure. So Napoleon also recognized this thing कि भाई ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, कम्युनिकेशन के सोर्सेज होने अच्छे हैं ज़रूरी, अगर हमें अपने देश की इकोनॉमी को बेहतर करना है. Then third thing that he did was he gave freedom to artisans and businessmen. जो अपना हाथ का काम करते थे, कारीगर, जो बिजनेसमैन अपना काम करते थे, जो एक राजा का पहले अनड्यू उनके ऊपर कंट्रोल था, चाहे वो टैक्सेस को लेकर हो, चाहे वो उनके काम को लेकर हो, उन सबको नेपोलियन ने ईज डाउन कर दिया. उसने कहा कि आप फ्रीली अपना काम कीजिए, जो स्टेट की तरफ आपके फेयर टैक्सेस बनते हैं वो दीजिए, उसके अलावा आपको कोई परेशान नहीं करेगा. और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नेपोलियन ने की वो था इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमन करेंसी, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स, जिसके कारण की बिजनेस आसान हो. नाउ कॉमन करेंसी, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर से हम क्या समझते हैं? अब मान लीजिए अगर आप दिल्ली में सब्जी खरीद रहे हैं या आप भोपाल में सब्जी खरीद रहे हैं, दोनों जगह आपको सब्जी किलोग्राम के भाव से मिलेगी, राइट? आप ये पूछेंगे, ऐसा नहीं है कि कहीं पर सब्जी पाउंड में मिल रही है, कहीं पर सब्जी केजी में मिल रही है. अब अगर अक्रॉस इंडिया हर एक स्टेट अपना अपना वेट्स एंड मेजरमेंट लगा ले, अपनी अपनी करेंसी लगा ले, सोचिए महाराष्ट्र की अपनी करेंसी है, महाराष्ट्र के यहाँ सब चीज़ें जो वेट मेजरमेंट है वो पाउंड है. फिर उसके बाद गुजरात की अपनी करेंसी है, उनके यहाँ जो वेट्स एंड मेजरमेंट्स हैं वो मेट्रिक हैं, किलोग्राम्स और ये सब चीज़ें हैं. तो जब महाराष्ट्र और गुजरात एक दूसरे के साथ बिजनेस करेंगे, हाउ विल दे कम टू कॉमन टर्म्स ऑफ बिजनेस? कैसे बिजनेसमैन डिसाइड करेंगे कि भैया कैसे किस तरीके से हमें वैल्यू को कैलकुलेट करना है, क्योंकि आप किसी और तरीके से तोल रहे हैं, वो किसी और तरीके से तोल रहा है. तो बिजनेस एक देश का स्मूथली चलता रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि उस देश की करेंसी और उस देश में जो वेट्स एंड मेजर्स यूज किए जाते हैं वो सेम हो. इसलिए आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, पूरे देश में एक ही तरीके का वेट्स एंड मेजरमेंट्स यूज होता है, पूरे देश में एक ही तरीके की करेंसी यूज होती है. ओके, सो ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ कॉमन करेंसी एंड कॉमन वेट्स एंड मेजर्स. अब देखिए, जनरली तो ऐसा नहीं होता कि आपको नेपोलियन के रिफॉर्म्स के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखना आ जाए. ये ज़रूर हो सकता है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाएं, और क्योंकि अब सीबीएसई धीरे धीरे एमसीक्यू पैटर्न की तरफ ज़्यादा मूव ऑन करने वाली है, तो आप टेक्स्ट बुक ध्यान से पढ़िए एंड यू गो थ्रू ऑल द इंफॉर्मेशन सो दैट यू आर, आई कीप टेलिंग माई स्टूडेंट्स अगेन एंड अगेन, द ओनली वे यू कैन आंसर MCQs better is to be very, very thorough with the textbook. And you do not have to cram it up, you do not have to mug it up, you just keep reading your chapters. तो आप नेपोलियनिक कोड पढ़ रहे हैं, वो 2 पैराग्राफ लिखे हैं, उनको 2-3 बार पढ़िए. जितनी बार आप उनको रीड करेंगे उतनी बार आपकी इन्फॉर्मेशन, उसमें जो दी हुई इन्फॉर्मेशन है आपको याद हो जाएगी. तो अगर लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है बेटा इन रिफॉर्म्स के ऊपर, इफ इट इज अ लॉन्ग क्वेश्चन विच डज नॉट हैपन वेरी ऑफन, देन यू कंबाइन बोथ नेपोलियनिक कोड एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्योंकि नेपोलियन के रिफॉर्म्स के 2 पार्ट्स हैं, एक सिविल रिफॉर्म जो उसने सोसाइटी में किए और एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो कि उसने इकोनॉमी को लेके किए. तो अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, दोनों को कंबाइन कर दो, आपका आराम से आंसर बन जाएगा. और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है इंडिविजुअली, तो यू कैन जॉट डाउन दीज 2-3 पॉइंट्स दैट आई हैव मेंशन्ड फॉर ईच ऑफ देम एंड दैट्स ऑल. तो फिर एडवांटेजेस क्या हुए नेपोलियन के रिफॉर्म के? एज वी सॉ, नेपोलियन ने जो भी रिफॉर्म्स किए, दे वर एम्ड एट मेकिंग फ्रांस प्रॉस्परस एंड स्ट्रोंगर. ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस किंग्स इन अ वे कि पुराने जो राजा थे वो खुद पे फोकस कर रहे थे, और नेपोलियन की जो पॉलिसीज थी वो बहुत हद तक अपनी पब्लिक को ध्यान में रख के थी. दैट इज वाई ही वॉज, इवन दो ही वॉज अ मोनार्क, बट ही बिलीव्ड इन गिविंग इक्वालिटी एंड लिबर्टी टू पीपल. He did away with the birth-based privileges. He made everybody equal before law. He also gave them right to property. All this promoted
लिबर्टी एंड इक्वालिटी। फिर इकोनॉमिक स्फेयर में एडवांटेज क्या था, कॉमन करेंसी और वेट्स इंट्रोड्यूस हुए तो उससे इकोनॉमिकली कंट्री को यूनाइट करने में हेल्प मिली। ही मेड डूइंग बिजनेस वेरी वेरी इजी, ही मेड इट कंफर्टेबल फॉर द बिजनेसमैन टू कैरी ऑन एंड फॉर द आर्टिजन्स टू कैरी ऑन विद देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। पर हर एक वो चीज़ जो अच्छी होती है उसके साथ कुछ थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी होता है, इसलिए नेपोलियन की पॉलिसीज़ का भी एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। और वो एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि जहाँ नेपोलियन ने राइट्स, इक्वालिटी, लिबर्टी, इन सब में बहुत अपना फेथ दिखाया और अपनी पॉलिसीज़ में उनको लेके चेंज भी किया, but there was one section of the society to whom he did not give any rights. And what was that section of the society? That section was women. उसने औरतों को rights नहीं दिए. So women did not get any voting rights in France. Women did not get any economic rights in France. And he also did not give political rights to men who did not have any property. तो ये एक, जब भी आपको कोई क्वेश्चन आता है दैट यू नो नेपोलियन डिड tremendously well as a ruler, he believed in equality, liberty, but was he really equal to everyone? Comment. Or Napoleon's policies promoted liberty, equality, but yet there were many sections which were not given liberty, equality, their political rights. Elaborate this statement with example. If you get questions like this, or if you just purely get a question, write down the criticism of Napoleon's administrative policies. You have to write that Napoleon gave lot of rights, liberties to people, yet he did not give those rights to the whole society. Women were not given those rights, they were not given any political and economic rights, and they were also treated as properties of their husband. Okay? And another section that did not get any rights was men who did not own any property. So this is the shortcoming of Napoleon's reforms कि कुछ सोसाइटी को उसने ये राइट्स, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स नहीं। हिस्ट्री का एक रूल है, जो राइज हुआ है उसका फॉल जरूर होगा। तो इसी तरीके से नेपोलियन का राइज हुआ और फिर नेपोलियन का फॉल भी हुआ। नेपोलियन की आर्मीज शुरू में जब यूरोप में गई लिबर्टी, इक्वालिटी के मैसेज को लेके, तो लोगों ने उनको बहुत खुले दिल से वेलकम किया। आओ आओ, वी आर सो इम्प्रेस्ड विद व्हाट यू हैव डन इन फ्रांस, प्लीज हेल्प अस आल्सो टू अचीव दिस। बट स्लोली लोगों का जो रिजेंटमेंट था नेपोलियन को लेके, फ्रेंच आर्मीज को लेके और फ्रांस के रूल को लेके, वो बढ़ता गया। और किस लिए लोगों को वो पसंद नहीं आ रहा था नेपोलियन का रूल? एक तो इंक्रीज टैक्सेशन थी, बहुत ज़्यादा टैक्सेस बढ़ गए थे। दूसरा, सेंसरशिप बहुत थी, लोगों को ये परमिशन नहीं थी फ्रांस के अंदर भी और फ्रांस की जो टेरिटरीज फ्रांस के बाहर थी उनको भी, जो फ्रेंच किंगडम का पार्ट थी, जितनी भी टेरिटरी, फ्रांस तो हम अब उसको कहते हैं, दैट टाइम इट वाज कॉल्ड फ्रेंच किंगडम, सो इट इंक्लूडेड अ लॉट ऑफ पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे जर्मनी ऑल्सो एंड मेनी अदर एरियाज इन यूरोप। तो जो भी लोग उन टेरिटरीज में रहते थे, दे वर नॉट परमिटेड टू क्रिटिसाइज द रूल ऑफ नेपोलियन, एंड ऑल्सो दे वर बीइंग फोर्स्ड टू फाइट इन देयर आर्मी कि हमने अब ये एरिया जीत लिया, अब हमें अगले एरिया की तरफ जाना है, नाउ यू शुड गिव अस आवर एबल बॉडी men so that they can join the army. तो ये तीन चीजें, increased taxation on the territories of French kingdom, then young men were forced to join the army so that Napoleon can continue with his military campaigns, and lastly censorship, people were not free to criticize French rule. इन सब चीज़ों के कारण लोगों के अंदर नेपोलियन को लेके रिजेंटमेंट बढ़ती गई, और वही नेपोलियन और वही नेपोलियन की आर्मीज जिनको फ्रीडम और इक्वालिटी का एक तरीके से मसीहा माना जाता था, धीरे धीरे लोगों को उनसे चिढ़ होने लग गई। जैसे कि आप ये एक पिक्चर देखेंगे, प्लांटिंग ट्री ऑफ लिबर्टी। ये प्लांटिंग ट्री ऑफ लिबर्टी इमेज का नाम जरूर है, पर ये एक तरीके से सरकास्टिक टाइटल दिया गया है। इट इज इसको कटाक्ष की तरह नाम दिया गया है कि प्लांटिंग ट्री ऑफ लिबर्टी। दैट मीन्स दो दे आर डूइंग इट, बट डिड दे एक्चुअली डू इट? तो इसमें फ्रेंच सोल्जर्स आर शोन एज ऑपरेसर्स इन दिस पिक्चर।
अगर आप ध्यान से अपनी बुक में देखेंगे तो कहीं पर किसी लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, कहीं किसी बूढ़े आदमी को मार रहे हैं, किसी की बुलक कार्ट को ठोकर मार रहे हैं. So this image shows the contradiction that though they were looked upon as harbingers of liberty and equality, but they were so oppressive wherever they went, and that is what this image planting tree of liberty shows. नेपोलियन ने एक बहुत लंबे टाइम तक बहुत मिलिट्री कैंपेन्स करी और काफ़ी सारा एरिया फ्रेंच एम्पायर में ऐड कर लिया, लेकिन बाद में ही कैरिड आउट अ मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट रशिया एंड बैटल ऑफ वाटरलू के अंदर ही इवेंचुअली वाज डिफीटेड एंड ही लेटर डाइड इन एग्जाइल इन अंडर होम अरेस्ट. ही वाज पुट अंडर होम अरेस्ट इन अ castle somewhere, and that is where he eventually died. The Battle of Waterloo was the final battle in which Napoleon lost his power. बैटल ऑफ वाटरलू होने के बाद ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई थी. ये ट्रीटी ऑफ वियना थी कि एक साइड नेपोलियन और एक साइड वो पावर्स जिन्होंने नेपोलियन को हराया था, जिसमें शामिल थे ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रशिया, ये पावर्स थी. तो जब फ्रेंच किंगडम हार गया तो ये जो रिमेनिंग पावर्स थी, जो विक्टोरियस पावर्स थी, इन्होंने बैठ के एक ट्रीटी ऑफ वियना साइन की थी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. और इस ट्रीटी ऑफ वियना को साइन करके फ्रांस की टेरिटरीज को ले लिया गया था, उनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया था. दिस वाज वेरी सिमिलर टू जब आपने लास्ट ईयर पढ़ा था कि जर्मनी के साथ ट्रीटी साइन हुई थी और उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्साई के बाद कैसे उनका सब कुछ रीडिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया था. सिमिलर थिंग हैपेंड विद फ्रेंच kingdom also after Napoleon's defeat, and that treaty was Treaty of Vienna. इसके बारे में exactly क्या provisions थे we will see in the later lectures. Now see another image that is there on your screen. This image is the courier of Rhineland. अब इसके अंदर नेपोलियन को एक पोस्टमैन की तरह दिखाया गया है और नेपोलियन दिखाया गया है कि he is going back after losing the Battle of Leipzig in 1813. उसके बैग से कुछ चिट्ठियां गिर रही हैं. इन चिट्ठियों के ऊपर उन सब टेरिटरीज के नाम हैं जो नेपोलियन एक एक करके हार गया था. तो ही इज एक्चुअली शोन एज अ पोस्टमैन हु इज लूजिंग ऑल हिज लेटर्स. एंड व्हाट आर दोज लेटर्स? दोज लेटर्स आर एक्चुअली नेम्स ऑफ हिज टेरिटरीज. So this is how Napoleon rose to power, the changes that he brought once he was in power, and how his finally he lost his power and he lost his control on the French kingdom. इसके बाद फ्रेंच किंगडम के साथ क्या हुआ, वर्ल्ड में क्या चेंजेस आए because of this, all this we will see in our next lecture. Till then, please go through the previous ones and do read this portion from your textbook too. It will help you understand the concepts better. If you like this video, please share, subscribe with your friends. And in case you have any feedback for me to improve upon, please don't hesitate to put it in your comments. Hope to see you again soon for my next lecture. Till then, bye-bye. Take care.